वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है वेदांग। वेदों को भली भांति समझने के लिए ही वेदांगों की रचना की गई। यह संख्या में 6 होते हैं: ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और छंद। तो हम इसको इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये हमारे वेदांग हैं और इसकी जो आँख है इसको हम पढ़ेंगे ज्योतिष। ठीक है, इसकी जो नाक है, लोग नाक ऊंची करके बताते ना, मेरा लड़का ने बी किया है ना, और साइंटिस्ट है, तो नाक में आएगी शिक्षा। ठीक है, मुंह से हम बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हो तो व्याकरण या फिर व्याकरण। ठीक है, कानों हमें हमेशा कान क्या सुनना पसंद नहीं करते, ना। ठीक है, तो नाक, तो निरुक्त, कानों में निरुक्त। और हाथ, जिसको कल्प कहा जाता है। कल्प में आते हैं श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। और पैरों में पायल, तो छम छम करती ना, छम छम, तो पैरों से छंद याद रखना है। ये बस एक इजी ट्रिक है याद रखने की। और तो फिर देखते हैं कि ज्योतिष की रचना किसने की, तो लगध मुनि ने। और शिक्षा की शौनक ने। पाणिनि का एक व्याकरण ग्रंथ है, अष्टाध्यायी, सभी को मालूम है, तो व्याकरण के वो थे। और फिर बाद में निरुक्त के थे महर्षि यास्क, रचनाकार, और पिंगल हैं छंद के। फिर इसमें दिया क्या होता है, तो शिक्षा में है वर्णन ध्वनि शास्त्र का, कल्प में धार्मिक आचार शास्त्र का, व्याकरण में व्याकरण, ठीक है, निरुक्त में व्युत्पत्ति शास्त्र के बारे में बताया गया है, छंद में माप सिद्धांत है ना, और ज्योतिष में खगोल विज्ञान है। फिर आज हम केवल वो फैक्ट्स देखेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है, जैसे कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें कहाँ मिलता है, तो पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या कितनी, 18 है। इनके रचयिता लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्र शावा ऐसे याद रख सकते हो, तो इनके पुत्र उग्र शावा माने जाते हैं, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। तो ये पूछता है कि विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से था, मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण का आंध्र सातवाहन वंश से। वायु पुराण का गुप्त वंश से। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना गया है। 18 पुराणों के नाम हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वाराह पुराण, वायु पुराण। वायु पुराण को ही शिव पुराण कहा गया है। भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुण और ब्रह्मांड पुराण। एक मजेदार बात क्या है कि इन सभी के उप पुराण भी हैं। दुर्वासा द्वारा कथित 24 अन्य उप पुराण हैं। कौन कौन से? और दुर्वासा ने केवल आश्चर्य पुराण को कहा है, ठीक है, तो वो 24 हैं। आदि पुराण, नरसिंह पुराण, ये सब उप पुराण की श्रेणी में आते हैं। नंदी पुराण, शिव धर्म पुराण, आश्चर्य, नारदीय, कपिल, मानव, उष्णा, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका। ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, क्या कि कालिका पुराण किससे संबंधित है, तो देवी माँ से संबंधित है ना, किस धर्म से। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है इसी में कि देवी कालिका का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो धार के किले में स्थित है। ठीक है, कालिका का मंदिर। फिर आता है वरुण पढ़ लिया था, हाँ, माहेश्वर पुराण, सांब पुराण, सौर पुराण, पराशर पुराण, मारीच, भार्गव, विष्णु धर्म, बृहद धर्म, गणेश, मुद्गल, है ना, एकाम्र और दत्त पुराण। अब हम देखने वाले हैं कुछ फैक्ट जो डायरेक्टली पूछते हैं एग्जाम में, जैसे कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति हमें किस संहिता से प्राप्त होती है, तो मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। मैत्रेयनी संहिता में जुए और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण का स्थान प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद आता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति कौन सी है, तो मनुस्मृति है। और यह किस काल की है, तो यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ऐसा पूछेंगे कि गुप्त युग के विषय में कौन जानकारी देता है, तो नारद स्मृति। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। किसमें बुद्ध के
पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। किसका प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है? हीनयान का। इसमें किसका जीवन चरित है? तो इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसका प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ में किसमें महावीर के जीवन कृत्यों और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है? तो भगवती सूत्र में। जैनों का ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसी से महावीर के जीवन कृत्यों और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। फिर आता है अर्थशास्त्र। इसके लेखक चाणक्य, इन्हीं का अन्य नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। इनकी ये जो अर्थशास्त्र बुक है ये कितने भागों में बटी है? तो ये 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का पहला प्रयास किसने किया था? कल्हड़ ने किया था। कल्हड़ की बुक का नाम क्या है? राजतरंगिणी है। इसका संबंध किससे है? कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत हमें किस में मिलता है? तो चशनामा में मिलता है। इसके लेखक कौन है? तो अली अहमद माने जाते हैं, है नहीं पर माने जाते हैं कि शायद यही होंगे। फिर संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। कात्यायन की क्या है? गार्गी संहिता है। ये क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर जो यवन आक्रमण हुआ था उसका उल्लेख मिलता है। पतंजलि की क्या बुक है? पतंजलि कौन? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि का महाभाष्य, तो पतंजलि का महाभाष्य है। इससे शुंगों के इतिहास का पता चलता है। फिर हम देखेंगे कि कुछ विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेसियस था, ये ईरान का राजवैद था। फिर आया हेरोडोटस, इतिहास का पिता कहलाता है। इसकी बुक है हिस्टोरिका। इसका वर्णन है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत फारस। अब ये आया था रेलवे में क्या कि ईरान का प्राचीन नाम है ना, या फारस। तो फिर आता है कि इनके संबंधों का वर्णन मिलता है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों के नाम है निर्याकस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, और इनका विवरण भी अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय है, प्रमाणिक और विश्वसनीय। फिर आया टॉलमी। टॉलमी ने 2वीं शताब्दी में एक बुक लिखी, भारत का भूगोल। फिर आया मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का कौन था? राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। इसकी बुक है इंडिका और मौर्य युगीन समाज संस्कृति के विषय में जानकारी देता है। डाइमेकस सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है। और दादाजी के समय कौन आया था? मेगास्थनीज। फिर पिताजी के समय डाइमेकस और लड़के के समय आया डायोनिसियस, मतलब कि अशोक के समय। तो डाइमेकस आया था बिंदुसार के राजदरबार में, मौर्य युग से संबंधित था। डायोनिसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, अशोक के राजदरबार में आया था, मौर्य युग से संबंधित था। प्लिनी पहली शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक इसने एक बुक लिखी और इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों का विवरण देता है। ये इसकी जो बुक, एक बस बुक मिल गई, कौन सी मिल गई भाई साहब? तो वो थी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इनके लेखक की जानकारी नहीं है। 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर कोई निकला होगा और उनने अपनी बुक लिखती गई, यात्रा वृतांत है ना। जानकारी क्या मिली इसमें से? लेकिन भारत के बंदरगाहों, व्यापारिक वस्तुओं की, लाल सागर, फारस की खाड़ी, हिंद महासागर, इनमें होने वाले रोमन व्यापार की जानकारी मिली। फिर आता है प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, लैटिन भाषा में बुक है, तथा हमें भारत और इटली के बीच में होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है इसी बुक से। फिर आते हैं हमारे चीनी लेखकों का वर्णन। तो फाहियान बौद्ध भिक्षु थे। फाहियान 399 से 414 ईस्वी के बीच इनकी रचना है भारत दशा का विवरण। फाहियान प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय, विक्रमादित्य एक उपाधि होती थी, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो मिली थी महान शासक की, के समय भारत की यात्रा की थी। इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। अपन 1 साल नहीं पढ़ पाते हैं, सोचो। इसने अपने यात्रा वृतांत में किसी भी भारतीय सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं किया। फाहियान की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, फो क्यू की, बहुत अजीब सा नाम है, याद हो ही जाएगा, फो क्यू की फाहियान, FF याद रखना। फाहियान ने अपने विवरण में, ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। फाहियान ने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ बताया था। और शुंग युनाया या फिर इसी को संयुगन भी कहते हैं, 512 से 513 ईस्वी के बीच था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध प्राप्तियां एकत्रित की। इसने बिहार व बंगाल की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितियों का उल्लेख किया है। ह्वेनसांग, HH याद रखना, ह्वेनसांग 629 से 645 ईस्वी तक, इनकी रचना है CU की।
और फाहियान की क्या थी? फाहियान की थी फो क्यू की, और ह्वेनसांग की है सी यू की। पाश्चात्य संसार के लेख कहते हैं इसी को। और ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत सी यू की में 138 देशों का विवरण मिलता है। कितने का? 138 देशों का विवरण मिलता है। उसके बाद में आता है ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिशा में पहुंचा था और 15 वर्षों तक भारत में ठहरा। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी थी। 6 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम पूछते हैं तो वो थे आचार्य शीलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। दर्शन मतलब कि आप समझ सकते हो स्कूल या फिलॉसफी टाइप, ठीक है। फिर आता है ह्वेनसांग के अन्य नाम थे शाक्य मुनि, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार। ह्वेनसांग ने दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया था। व्हीली 7वीं शताब्दी में आया था। इसकी रचना है ह्वेनसांग की जीवनी किसने लिखी? ऐसा पूछ लेंगे तो व्हीली ने लिखी। ह्वेनसांग का मित्र था व्हीली, ठीक है। इत्सिंग 673 से 675 में 7वीं शताब्दी में आया। रचना थी इसकी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं लिखी हैं। इत्सिंग ने चीनी बौद्ध यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। यह त्रिपिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ ले गया। इसके वृत्तांत से धार्मिक, आर्थिक, शिक्षण केंद्रों जैसे कि कौन से शिक्षण केंद्र थे? नालंदा और विक्रमशिला की शिक्षा प्रणाली व्यवस्था का ज्ञान मिलता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।